हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc ज़ूलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। नाउ तो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 76, इकोलॉजिकल बैरियर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो जो इकोलॉजिकल बैरियर होता है, लाइक आपको मैंने बता रखा है कि स्पीशीशन कितने टाइप के होते हैं, दैट इज अ सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक स्पीशीशन। ओके, तो यहाँ पे किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से दो स्पीसीज अलग हो जाती है, दैट इज अ इकोलॉजिकल बैरियर। ओके, दैट इज द एलोपैट्रिक स्पीशीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इकोलॉजिकल बैरियर दे रखा है, एंड तो बैरियर आ गया तो एलोपैट्रिक आपका हुआ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो बैरियर है, डेजर्ट, रिवर, माउंटेन, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ तो मैंने एक चीज़ बताई थी, सिम मीन्स साथ में, एलो मीन्स अलग, पैरा मीन्स पास में। आई होप लर्न हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इन्वर्जन पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वेरी कॉमन इन। तो इन्वर्जन पॉलीमॉर्फिज्म कॉमन, इन्वर्जन का क्या होता है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में आप ऐसे सोचो कि ABC। ओके, तो इन्वर्जन हो जाता है, लाइक ये जो है क्रोमोसोम 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। लाइक ये जो क्रोमोसोम है CBA। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री रोटेट। सो यहाँ पे जो इन्वर्जन पॉलीमॉर्फिज्म है सबसे ज़्यादा हमें वेरी कॉमन दिखने को मिलता है ड्रोसोफिला के अंदर, और ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि इसी से हम एक बेस्ट स्टडी मिलती है हमें पॉपुलेशन जेनेटिक की स्टडी करने में। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। Question number 78, when female and male of a species in a population mate randomly is known as। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल मेट जो मेटिंग हो रही है वो रैंडम हो रही है, मीन्स अपना पार्टनर अपने हिसाब से चेक कर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग का मीन्स होता है पैनिक्सिया। पैनमिक्सिया का मतलब ही रैंडम मेटिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 79, इन ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज इजीली डोमेस्टिकेटेड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपने हार्डी-विनबर्ग लॉ पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम डोमेस्टिकेटेड बाय एग्जाम्पल ऑफ AB ब्लड ग्रुप। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, गैमेटिक आइसोलेशन इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गैमेटिक आइसोलेशन, तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। लाइक पहले क्या पूछा गया था, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स का किसने बोला था, है ना, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोस्ट मेटिंग एंड प्री मेटिंग आइसोलेशन। ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल आपका पोस्ट मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक आइसोलेशन दोनों का है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। कुछ नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है, लाइक किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं। अगर प्रोजेनी प्रोड्यूस भी हो गया तो वो फर्टाइल नहीं होगा। पहले अपने आप को मीन्स अलग अलग कंडीशन होती है तो आप देख लेना। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथिक स्पीशीशन। तो एलोपैथिक स्पीशीशन यही है कि दो स्पीशीज आपस में अलग हो जाती है, किसी कंडीशन की वजह से कोई बैरियर आ जाता है। तो आपको पता है कि डार्विन फ्रीचेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, इफ अ पॉपुलेशन इन अ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अलील्स इन अ लोकस। तो जो अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील्स की, जो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, ये तो हार्डी-विनबर्ग लॉ है। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या बोलता है, जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, question number 83, during repolarization of phase of action potential, neuron undergo hyperpolarization due to। तो अगेन ये न्यूरन वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको बोल रखा है कि न्यूरन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन क्या होता है आपका, हाइपरपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, तो इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे क्या है कि हाइपरपोलराइजेशन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन क्या करता है, ये सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर मेंटेन करता है एंड पोटेशियम को इंट्रा सेलुलर मेंटेन करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 84, इलेक्ट्रोजेनिक पंप एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय। तो जो इलेक्ट्रोजेनिक पंप एक्टिविटी होती है लाइक आपका सोडियम पोटेशियम ये सारी जो पंप होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। ओके, तो इसको इनहिबिट करता है दैट इज़ द ओवा बेंस। ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, रोडोप्सिन द लाइट सेंसिटिव कंजुगेट प्रोटीन इन द रोड सेल। तो रोडोप्सिन क्या एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है रोड सेल के अंदर। तो लोकेटेड यहाँ पे आपको पोजीशन पूछी गई है, तो पोजीशन पूछी गई है तो आपको पता है कि जो रोडोप्सिन है तो सिंथेसाइज इन द रोड इनर सेगमेंट, सिंथेसाइज तो इनर सेगमेंट में होता है, फिर आफ्टर वो ट्रांसपोर्ट होता है इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द आउटर सेगमेंट, डिस्क इन द आउटर सेगमेंट। तो यहाँ पे डिस्क मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर 3, सो ऑप्शन 3 होता है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, माल्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ माल्टोज इज फाउंड इन। तो यहाँ पे जो माल्टेज है दैट इज ए एंजाइम। ओके, तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए, जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो जब उसको ब्रेक करते हैं वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, एंड माल्टोज को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। एंड ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होके अंदर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है तो जो इंटेस्टाइन की जो सेल है ना दैट इज़ द ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन, तो वो सीक्रेट करती है आपकी माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, देन आफ्टर ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। द मेजर बाइल साल्ट प्रेजेंट इन अवर बाइल जूसेस। तो जो बाइल साल्ट है ओके, तो बाइल साल्ट अलग अलग कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो दैट इज़ द चॉलेट एंड द चिनोडीऑक्सीचॉलेट। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की कंसनट्रेशन एक्चुअल में बराबर ही होती है, दे आर द रफली इक्वल इन कंसनट्रेशन। सो जो आंसर है प्रेडिक्ट करना मीन्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लाइक फर्स्ट है या फिर सेकंड, दोनों में से कोई एक होगा। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 88, contraction of which of the following respiratory muscle cause inspiration and expiration what during quiet breathing। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है ना, आपको पता है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करता है, तो यहाँ पे डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरकैलेटेड डिस्क इन द कैरेक्टराइज फीचर्स ऑफ। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, देखो कि ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ओके, ये यूनिक फीचर होता है आपका कार्डियल मसल, लाइक ये मायोकार्डियल सेल है। ओके, तो इनकी दोनों ये जो है, ये जो हार्ट की जो चैम्बर, हार्ट की जो सेल होते हैं दैट इज़ द मायोकार्डियल सेल। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। तो ये क्या करती है, ये जो मायोकार्डियल सेल है उसको ये यहाँ पे कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ इन दोनों को अटैच करने में हेल्प करती है, मीन्स दोनों को साथ में रखती है। तो ऑल ओवर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हार्ट की सेल में प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर कार्डिक मसल्स इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज द एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो एफिनिटी डिक्रीज कौन नहीं कर रहा है, तो आपको पता है कि जो एफिनिटी डिक्रीज़ होती है ना, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी डिक्रीज़ होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो ब्लड का पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड का जो टेम्परेचर है अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, ब्लड का पीएच इंक्रीज़ करेंगे तो एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, है ना। एंड आप 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो एफिनिटी ऑफ बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की डिक्रीज़ होगी। तो ये तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये अगर तीनों फैक्टर इंक्रीज़ होते हैं तो एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, PCO3 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ये एफिनिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, नॉट पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन ल्यूमिनल सेल बाय। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर ब्लड के अंदर जाता है। तो किसका तो ल्यूमिनल सेल आपने अभी पीछे देखा आपने, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल है, तो एब्जॉर्ब होता है थ्रू दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ऑप्शन नंबर
थर्ड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, when lung is inflated beyond its normal limit, which of the following send signal to respiratory center for regulating breathing? तो यहाँ पे रिसेप्टर यूज होता है, दैट इज द बेरिंग बीवर स्ट्रेच रिसेप्टर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रिकॉर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन विल इंक्रीज इफ। तो यहाँ पे जो परसेंट, यहाँ पे ये आपका जो ग्राफ है मेरा आपको अच्छे से बता रखा है ना मेरी लास्ट वीडियो के अंदर। तो आपका जो ये हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएट कर्व है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएट कर्व है, वो अच्छे से देख लेना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95, माइट्रल वॉल इज लोकेटेड बिटवीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो माइट्रल वॉल दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, मीन्स लेफ्ट आर्टियम एंड द राइट वेंट्रिकल के, लेफ्ट एट्रियल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है ना। सो ऑप्शन नंबर बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। अगर यहाँ पे बाई कप्सिट वॉल्व के बारे में पूछा जाता तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन अ पर्सन इज डिहाइड्रेटेड हाइपोटोनिक फ्लूइड विल बी फाउंड इन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेट मीन्स वाटर की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक फ्लूइड फाउंड कहाँ में मिलेगा आपको? लूप ऑफ हेनले। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा रखा है, इस क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है कि कहाँ पे हाइपोटोनिक, कहाँ पे हाइपरटोनिक, कहाँ पे आइसोटोनिक, है ना। लूप ऑफ हेनले का एक डायग्राम है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन से पोर्शन में क्या हो रहा है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पीआई वैल्यू फॉर एसिड एमिनो एसिड। पी की वैल्यू 3.1, एक वैल्यू आपका 3.1 है, दूसरी है 9.0, तीसरी आपकी 7.0। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? दो पी की वैल्यू को लेना है। तो फार्मूला क्या होता है? पी के फर्स्ट एंड पी के सेकेंड अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे दो पास वाली वैल्यू को लेना है। तो ये बेस है एंड ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बेस के बराबर होता है थोड़ा। तो 3.0 प्लस 7.0 लेंगे। ओके, फिर अपॉन 2 करेंगे, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 10.0 अपॉन 2। ओके, तो जब 10.0 अपॉन 2 करोगे तो आपका कटा के आंसर आएगा, दैट इज द 5.0। ओके, इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमरिक प्रोटीन लिस्टेड बिलो। मल्टीमरिक प्रोटीन मीन्स एक से ज़्यादा प्रोटीन। मल्टीमरिक प्रोटीन लिस्टेड बिलो प्रेजेंट है हेट्रोमरिक। ओके, हेट्रोमरिक का मीन्स क्या होगा कि जो यूनिट है वो डिफरेंट है। ओके, यूनिट है डिफरेंट है। तो यहाँ पे मल्टीमरिक प्रोटीन है जो उसकी यूनिट डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये तो है डाइमरिक प्रोटीन और ये आपका ट्राइमरिक प्रोटीन। एंड हेट्रोमरिक है मीन्स दो डिफरेंट है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। ओके, दो से ज़्यादा होता है उसको हम ट्राइमरिक बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है करेक्ट। हेट्रोमरिक का मीन्स क्या होता है कि दो डिफरेंट यूनिट है ना, डिफरेंट यूनिट, दो से ज़्यादा होता है यूनिट, दैट इज़ द हेट्रोमरिक यूनिट। एंड ये जो अल्फा 2 बीटा 2 दे रखा है, ये आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की यूनिट है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द एंजाइम कैटेलिस्ट अ केमिकल रिएक्शन बाय। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, द एंजाइम कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट का वर्क क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कब होगी? जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है लाइक ऐसा होता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में ये स्टेज थोड़ी पार करनी पड़ती है। एंड ये जो ग्राफ बन रहा है, दैट पिक बन रही है, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेज। तो एक रिएक्टेंट को पहले उसका ट्रांजिशन स्टेज पे जाना होता है, देन आफ्टर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेज कितनी हाई पिक तक होगा, वो होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेज हम कम कर दें, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा। तो यही चीज़ है कि फास्ट होने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना होगा। तो ऑल ओवर चीज़ क्या है? डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ऑफ दिस सबस्ट्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। तो इसी के साथ हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया।
तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17, 16 एंड 15 इन सब की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। सो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।